रोमांटिसिज्म होता है ना, ये कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। अब गौर फरमाइए कि भाई को कत्ल करवाया और भाई कहते हैं, इस जुमले पे गौर करें, अगर कोई अदब पढ़ने वाला, कोई लिटरेचर वाला, कोई साइकाइट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट इन दो शख्सियतों को देखे तो वो उसके ऊपर ज़रूर कोई जजमेंट कर सकेगा। लेकिन बहन भाई का रिश्ता तो छोड़ दीजिए, वो खून का रिश्ता है, कज़न का रिश्ता होना। कज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए मुझे इस वक्त बहुत मुनासिब महसूस नहीं हो रहा। इमाम अली करमल्ला की बहन है उम्मे हानी। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद खातून है जिन्होंने नबी के रिश्ते का इनकार किया। आप सोच सकते हैं इस बात को, नबी के रिश्ते का इनकार किया। ये होती हैं वो ख़वातीन, ये इनका हुजरा था। आपकी अपनी तारीख़ अपनी होगी, जहाँ से कि जब फ़तह मक्का हुआ तो रसूल पाक ने आके यहाँ इनके घर में गुस्ल किया। ये वो घर है जहाँ से कि रवायतों में आता है कि इनके घर से आपका मेराज शुरू हुआ था, असरा का जो सफ़र है वो शुरू हुआ था। लेकिन गौर फरमाइए, इनके जब शौहर का इंतकाल हुआ तो इनके बच्चे थे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पैगाम भिजवाया तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपसे शादी की मैंने और बच्चों को तवज्जो ना दी तो बच्चे बर्बाद, और अगर आपको तवज्जो ना दी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद और मेरी आखिरत बर्बाद। तो हम, मेरा और आपका निकाह बनता नहीं है। गौर कीजिए इस ऑब्जेक्टिविटी का। हम जब रवायतें पेश करते हैं तो उमर ख़त्ताब की मिसालें देते हैं, इमाम अली की मिसालें देते हैं, सैयदा खतीजा की मिसालें देते हैं, लेकिन जब माशरा देखते हैं तो वो किस तरफ जा रहा है। मैं तन से कह रहा हूँ, जुमे भरे हुए हैं, खुदा की कसम सड़कों पे रास्ते बंद हैं, इतना लोग जुमा पढ़ने आता है, लेकिन उसके बाद ब्लैक मार्केट भी आप उस वक्त करना शुरू करते हैं जब सारी कौम जो है वो मास्क जो है वो ख़रीदना चाहती है और आप 12 रुपये के मास्क को 300 रुपये का कर दें। ये वो माशरा है जिसको हम कंपेयर करते हैं वेस्ट के साथ। मुझे लगता है कि कहीं जाके हमें ज़िंदगी में वेस्ट से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि हमने आप पे तोहमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगाई हैं। हसनैन हैदर सैयद साहब हमारे साथ हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, बहुत वार्म वेलकम आपको। आलिया बर्नी कराची से इंशाल्लाह ताला होंगी हमारे साथ। कदीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कदीर भाई, ये मुकदमे मतलब लड़ने जोगे हैं? बिल्कुल नहीं है। पता नहीं किसको हिम्मत होगी कि वो कहे कि मैं नहीं लड़ता मुकदमा। मतलब ये मोरालिटी एक शिफ्ट कर रहे हैं आप पूरे माशरे की। कौन मैं इसमें थोड़ा सा ये इजाफा कर दूं कि भी शायद इस कत्ल के जुर्म में मिन हैसुल सोसाइटी हम भी कहीं ना कहीं आनते जुर्म का बायस बने हैं, इस बुनियाद पे कि इस सोसाइटी के अंदर हमने निकाह को इतना मुश्किल तरीन और कॉम्प्लिकेटेड इशू बना दिया है कि भी ये एक हमने नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया उनके सामने आप बात भी नहीं कर सकते, आपकी जुबान नहीं खुलेगी, वो आपके दाएं बाएं बैठे होंगे। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ हुजूर, ऐसा ही है। उसमें मैं फिर शामिल तो हो गया ना कि अगर मैंने उस जुल्म के खिलाफ या उस वहाँ पे फिर मैं आपको अगला फतवा सुनाऊंगा कि अपनी जान की हिफाजत आपका पहला फर्ज है। फिर मैं आपको वहाँ पे खाना काबा वाली बताऊंगा कि जान और काबे में से जान पहले अफजल है। जान भी तो बचानी है ना हुजूर एकदस। माफी के साथ, माफी के साथ कह रहे हैं, लेकिन बोर्ड माफी के साथ अपने क्या करें, कहाँ पे जाए? जहांगीर हमारे साथ रिपोर्टर हैं और जनाब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो खातून जिन्होंने के मुबैना तौर पे MA इंग्लिश किया है, यकीनन किया है। मैं हमेशा कहता हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ, अपने बच्चों से और बच्चियों से खुदा के वास्ते अपने बच्चों को साइंस पढ़ाएं, दिमाग खुले उनके। ये कौम अगले 50 साल अगर लिटरेचर नहीं पढ़ेगी ना, क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन जिस तरफ हम जा पड़े हैं ना, अब यहां से निकलने के लिए आपको अदराक चाहिए, आपको फहम चाहिए, इसके बगैर वापसी नहीं है। आसिया जो खातून है, अब मैं बड़े ही अदब से कह रहा हूं, एक दफ़ा एक मुजरिमा से थाने में ख़त खड़े होके उसको एक लफ्ज़ कह दिया जो कि ऐन हदीस के अंदर भी लफ्ज़ है। मेरी पकड़ हो गई कि जनाब आप खातून को ये लफ्ज़ कैसे कह सकते हैं। उस दिन से माफ़ी। आज भी आसिया बेगम, आसिया साहिबा, मैं इसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता, किस के लिए अगर कोई लफ्ज़ जो है मेरा 19.5-20 हो जाए तो मैं क्रॉस द बोर्ड माफ़ी पहले ही मांग लेता हूं, ताकि बाद में मेरी और मेरी टीम की कोई पकड़ ना हो। भाई जहांगीर आप मेरे साथ हैं, आपके साथ आसिया हैं। पहले तो आसिया से ये बात करवा दीजिए कि उसने ये जो काम है, अब इस पर तो मुबैना भी नहीं कहना पड़ेगा क्योंकि उसने एडमिट कर लिया कि उसने किया है। उसने क्यों किया है और इतने दिनों में उसने कुछ सोचा है इस बात पे कि वो क्या कर चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, 24 नवंबर की रात शाया था जिसमें कोट लखपत के इलाके में अदनान नामी नौजवान को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। उसकी तफ्तीश में पुलिस ने जो मरकजी मुलजिमा है आसिया, मकतूल की सगी बहन है और इनका इकलौता भाई था,
मकतूल अदनान जिसको कि इसने कत्ल करवाया है, पुलिस हिरासत में, इसने पुलिस तफ्तीश में अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। वजूहात क्या थी, क्यों मर्डर करवाया और ये सारी प्लानिंग कहाँ हुई, ये आसिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आसिया, ये बताओ कि क्या वजह थी कि तुम्हें आखिरी जो हल है या जो तुम जिस तरफ गए हो कि कत्ल ही करवा दिया अपने भाई को, क्या वजूहात? सर घर में रिश्ते की बात चल रही थी मेरे फूफो के बेटे के साथ, मतलब ऑलमोस्ट बात हो गई हुई थी मंगेतर के साथ, जो भी था घर वालों ने तय किया था, लेकिन भाई को इस रिश्ते से इख्तिलाफ था। इस वजह से क्या एतराज था भाई को और क्यों एतराज? वजूहात तो भाई को ही पता होगी, लेकिन मतलब जब बार बार पूछा भी गया तो भाई ने कहा था कि ऐसे कोई मतलब कोई लॉजिकल रीज़न वगैरह नहीं है, लेकिन बस उनका दिल नहीं मानता वहाँ पे करने के लिए, जिसकी वजह से ना भाई ने फूफो के घर उनको बल्कि कॉल करके थ्रेट्स भी दी थी कि या तो रिश्ते से पीछे हट जाएं वरना वो अपनी इस जिद को नहीं छोड़ेंगे। आपके वालिद वालदा जो है वो हयात हैं, हयात वो इस रिश्ते से आपकी जो दीगर बहनें हैं वो रजामंद थी? सब अग्री थे। तो फिर भाई को ही क्यों एतराज था? क्या भाई आपका उसके साथ पहले कोई काम शाम करता रहा है, एक साथ रहे हैं वो दोनों? नहीं, काम नहीं करते रहे, एक जगह पे जरूर रहे हैं दुबई में तकरीबन 2-3 माह, 2-3 दफा मिलना जुलना भी हुआ था, लेकिन काम एक जगह पे नहीं किया। शायद मिलना जुलना हुआ था उस दौरान में जो भी था उनके बीच में। तो जब आपके भाई की जानिब से वाज़े तौर पर ये उनको कहा गया कि वो आपकी शादी जो है वकास के साथ नहीं करेंगे, तो फिर आपने क्या प्लान किया? सर प्लान नहीं किया था, मतलब मंगेतर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मतलब भाई को पहले आराम से समझाते हैं या पूछते हैं वजह जो भी है उस चीज़ को, इख्तिलाफ को दूर कर देते हैं। तो भाई ने ऐसे यही कहा था कि इख्तिलाफ कोई नहीं है, लेकिन उनका दिल नहीं मानता करने के लिए, और बजाय मानने के उन्होंने उल्टा उनको ही थ्रेट्स दी थी। तो फिर वो बस आप इस चीज़ को ये समझने के शायद जिदबाजी में या जो भी, भाई अगर नहीं थे छोड़े तो वो भी नहीं थे छोड़े कि इस रिश्ते से पीछे हटना है। तो फिर ये मंगेतर के साथ जब बात लास्ट टाइम भी हुई है तो बस ये है कि भाई को ना मतलब रास्ते से हटा देते हैं। तो उन्होंने फिर इस चीज़ को अपने भाई के साथ डिस्कस किया या भाई के साथ मिलके प्लान बनाया है कि किसी को हायर करके जो भी पैसों का लेन देन है उन्होंने अपने भाई के साथ मिलके तय किया था। जब वकास ने आपको बताया कि वो आपके भाई को रास्ते से हटाने पूछिएगा, एक तो इससे ये पूछिएगा कि अगर इसकी शादी अब भी वहां हो जाए जहां ये चाहती थी, तो क्या इसको अपने भाई के मरने का, इकलौते भाई के कत्ल करने का कोई गम नहीं होगा? अच्छा ये बताएं कि अगर आपकी शादी अभी भी वकास के साथ हो जाती है तो फिर आपको अपने भाई अदनान के मर्डर का कोई मलाल, कोई रंज, कोई दुख, कोई अफसोस होगा कि आपने ये सारी मनसूबाबंदी करवा के अपने भाई को कत्ल करा, उसके बाद आपकी शादी वकास के साथ? सर मलाल रंज दुख जो भी है वो सब कुछ अपनी जगह है, और वो उस दिन से ही है जिस दिन से भाई के साथ ये सब कुछ हुआ है। उस चीज़ को कोई भी आप ये नहीं कर सकते कि वो चीज़ पीछे है, वो पहले है। अच्छा वकास ने जब आपको बताया कि वो आपके भाई को मर्डर करवाना चाह रहा है, तो फिर आपकी रजामंदी, आपकी उसमें सारी कह लें कि ख्वाहिश उसमें शामिल थी, आपने उसको रोका नहीं? सर कहा था, लेकिन बात यही हुई थी कि भाई को डरा धमका देते हैं कि किसी तरह से वो अपनी इस जिद को छोड़ देंगे। तो जब उन्होंने शूटर्स हायर किए, पैसे पे किए, सब आपको पता था? नहीं, वो शूटर्स कब हायर किए हैं या कितने के किए हैं, जितने भी लेन देन जो भी था वो उनका बीच में वो मुझे नहीं पता उस चीज़ में, वो आप उनसे पूछ लें उनके भाई से भी। जो जब अदनान को फायर लग गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद वकास के साथ आपका राब्ता हुआ, तो क्या बात हुई? नहीं, राब्ता ऐसे ये नहीं हुआ था कि मतलब इनको हायर किया था, ये इतने पैसे भी, तब भी जो राब्ता हुआ है वो अगले दिन हुआ था। वो ताज़ियती एक कॉल थी जिसमें मुझसे बात हुई थी, कोई 1 मिनट की, या अम्मी अबू से बात हुई है ऐसे। इस दौरान वकास ने आपसे क्या कहा कि उसने आपका काम कर दिया, मतलब अदनान के मर्डर के हवाले से क्या बात? नहीं, वो ऐसे नहीं हुई थी, बस ताज़ियती एक कॉल थी, उसके बाद की कोई बात नहीं हुई हमारी दोनों की। अच्छा, जो पिछला आपका सारा राब्ता था इस वाक़े से पहले, अदनान के कत्ल से पहले, उसमें आपने उस सारी चैट को, सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट किया? डिलीट नहीं था किया, वो भाई के जब मर्डर के बाद बच्चे घर में आए हुए थे तो नॉर्मली मोबाइल की भी वो इतनी होश नहीं होती, वो अम्मी का भी मोबाइल या मेरा भी मोबाइल वो बच्चों के हाथ में था, वो आप चाहे देख भी लेंगे उसमें मतलब ऑटोमेटिकली कुछ चैट्स वगैरह उन्होंने डिलीट की थी, कुछ ऐप्स वगैरह की थी, रीस्टोर किया था लेकिन वो हुआ नहीं था उसमें। आपके वालिद के, अब आपके मुद्दई जो है वो आपके वालिद हैं, उनके साथ आपका राब्ता होगा, वो क्या चाहते हैं कि आपको सजा हो या आपको छोड़ दिया जाए, उनका क्या है? इस चीज़ के बारे में मुझसे अभी डिटेल में डिस्कशन नहीं हुई है। नॉर्मली जो होता ना, या ये कपड़े वगैरह जो होती है वही चीज़ लेने देने में हो रही है। ये बातचीत उन्होंने आपको डांटा, आपसे नाराजगी का, गुस्से का इजहार किया कि आपने क्या कदम उठाया? किया था सर। अच्छा बिलाल साहब, इसमें बड़ी एक अहम बात है कि इस लड़की के जो वालिद हैं और मकतूल के वालिद, वो इस मुकदमा के मुद्दई हैं। अब वो क्या फैसला करेंगे और पुलिस इसको सजा दिलवाने के लिए क्या इकदाम करिए? इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है हमारे साथ हैं मुर्तज़ा अवान साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइएगा कि अब मुद्दई तो इनके वालिद हैं, अमूमी तौर पर ऐसे मुकदमात में मुद्दई जो है वो विदड्रॉ कर जाते हैं जब मुलजिम और मकतूल दोनों एक ही फैमिली से हों, तो इसके लिए अब आप क्या कर रहे हैं या इसके वालिद का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं आप?
जी अभी तक तो उनका यही मौक़िफ़ है कि ये मेरे घर की मुल्ज़मा है, इसने मेरे सारे घर को उजाड़ दिया, तो मैं बिल्कुल स्टैंड बाय करूंगा, मैं इसे सज़ा दिलवाऊंगा। लेकिन आने वाले कल में देखें वो क्या फ़ैसला करते हैं, ये उन पे होगा। वो पुलिस अपनी तरफ से इंशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ेगी इस मुल्ज़मा को, जो इसने किया है वो इसे ना मिले। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइए कि सबसे बड़ी लीड क्या मिली थी कि आपको जो पहला शक है वो आसिया पे गया कि यही कातिला या मरकज़ी मुल्ज़िमा हो सकती है? इसमें सर हमने ना जब मर्डर के बाद काम करना शुरू किया है, तो हमें सेफ सिटी कैमराज, लोकल कैमराज की मदद से हमें एक पिक्चर आइडेंटिफाई हो गई थी जो मोटरसाइकिल सवार पीछे से आए और इसके भाई को, मकतूल अदनान को, उन्होंने पीछे से फायर किया। वो पिक्चर हमें मिल गई। फिर जिस जगह पे वो रहता था रफ़ीक हॉस्टल में, हॉस्टल के इर्द गिर्द के कैमराज को चेक किया, वो तस्वीर वहाँ पे भी मिली, तो उससे हमें एक लीड मिल गई कि ये वो बंदे हैं जो उधर से उसके पीछे चले हैं। और यहाँ उनका कांटेक्ट इसके साथ कैसे एस्टेब्लिश हो गया? फिर हमने इन सारी फैमिली और जिन जिन लोगों पे हमें शक था, हमने तकरीबन को 80-90 के लगभग सीडीआर्स निकलवाई, उन्हें स्टडी किया, तो उससे हमें आइडिया हो गया था कि ये कौन है, करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है। अगर इसके वालिद मुद्दई ना भी हों, मुद्दई अगर कोई और बन जाता है, तो फिर इसका क्या स्टेटस है? क्या अब ये अपने आपको बताती हैं कि उन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ है और ये खातून है, फैमिली की सपोर्ट भी इन्हें मिल जाती है, तो इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? ये माहिराना राय में आपकी लाइफ। अब ये देखें, जो 302 है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो इसमें मदई भी होगा कि मदई क्या डिसीजन लेता है। तो पुलिस के बस में जो बात है अपनी तफ्तीश की हद तक, वो तो इंशाल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे तो बात बड़ी वाज़ेह हो गई। अब्बा जान जो है वो ताज़े कपड़े भी देके जा रहे हैं, ताज़ा खाना भी देके जा रहे हैं, तो वो जाहिर है मुद्दई तो विड्रॉ करेगा। ये तो एक बहुत ही तजर्बे की बात है, हमने कभी इस जुर्म में सज़ा होते हुए इस तरह देखी नहीं। आप इस खातून से दो बातें पूछ दीजिए कि अब ये शादी किससे करना चाहती है, और अल्लाह ने अगर इसको साहिब औलाद किया तो क्या ये अपने बेटे और बेटी को बताएगी कि मैंने तुम्हारे मामू को कत्ल करके तुम्हें पैदा किया? ये बड़े अहम सवालात हैं बिलाल साहब। ये आसिया, ये बताओ कि अगर आपकी शादी जो वाक़या तो सारा हो गया, अब आप शादी की ख्वाहिशमंद किसके साथ हैं? वकास के साथ या जहाँ पर आपकी? टू बी ऑनेस्ट अभी शादी का कोई भी मेरा दूर दूर तक प्लान नहीं है कुछ भी। या ना माइंड इस तरफ है कि मैं किससे करना चाहती हूँ या नहीं। पहले भी सब घर वालों की रजामंदी से था और अभी सब घर वालों की रजामंदी से होगा। नहीं तो अगर आपकी अभी इस बारे में आपने सोचा ही नहीं, तो फिर वकास के साथ ये सारी प्लानिंग क्यों कर ली आपने? सर वो तो जब बातचीत चल रही थी या घर में था, अभी मुझे ऐसे कुछ भी नहीं है। अभी बस यही है कि अम्मी अबू का क्या रजामंदी है ये इस चीज़ के बारे में। अच्छा, अब ये बताएं कि अल्लाह ताला जानने वाले हैं बेहतर, अगर आपकी औलाद होती है तो आप आने वाली अपनी नस्ल को ये बताएंगी कि ये सारा वाक़या हुआ था, ये एक सीनियस क्राइम मैंने कमिट, सगे भाई का मर्डर करवा के उसके बाद मैंने एक रिश्ता बनाया अपने शौहर के साथ और फिर औलाद हुई? सर ऐसी चीज़ें छुपी भी नहीं रहती हैं, कभी ना कभी पता चल ही जाती हैं। मुल्ज़िमा का ये कहना है कि ऐसी चीज़ें छुपी नहीं रहती, कहीं ना कहीं कहाँ से ये इल्म जो है वो हो मुझे जाता एक बात है। बताओ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लग रही है कि आसिया जो है ये एक मिडिल क्लास, बल्कि एक लोअर मिडिल क्लास से मुझे देखने में लग रही है। इनकी तालीम भी जो है वो एक बड़ी वाजिबी सी जगह से इन्होंने एमए इंग्लिश किया होगा, लेकिन इनके पास जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक कातिला के पास, एक प्लानर के पास जो है, क्या पुलिस इनको कोई साइकोटिक एनालिसिस भी दिलवाएगी पता करने के लिए कि ये हीनियस क्राइम अकेला यही है जो इन्होंने किया है, या कोई और भी चीज़ें हैं जिसमें ये इतनी शातिर खातून अवेलेबल है? और इसकी उम्र कम अज़ कम मुझे तो 35-40 के दरमियान में लग रही है, ये को 32 साल की खातून हरगिज़ नहीं लग रही। हाँ जी बिलाल साहब, ये इसका जो साबका रिकॉर्ड की बात है, तो इस हवाले से मुर्तज़ा साहब से जानना, मुर्तज़ा साहब कोई साबका रिकॉर्ड इसका निकला सीआरओ में, आपने चेक करवाया होगा कि इससे पहले ये किसी जुर्म में मुलविस है, सज़ा काटी है या इसके खिलाफ कोई मुकदमात हैं? नहीं, बिल्कुल इससे पहले इसका कोई साबका रिकॉर्ड नहीं है। ये एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसने एमए इंग्लिश किया हुआ है, सीएसएस की एक अटेम्प्ट लिया है, एक पेपर से फेल हुई थी, तो ऐसा जिसका कोई साबका रिकॉर्ड नहीं है, बस यही काम इसने किया। इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है, यानी मतलब उसके लिए कोई क्राइम करने के बाद कोई इसको बज़ाहिर को ऐसा नहीं लग रहा कि इसको कोई मलाल है, ये खौफ में नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट। साइकोटिक एनालिसिस का आप करवाएंगे? बस यही समझ लें कि इसकी बेवकूफ़ी है, या अपना ये मासूम कह लें या बेवकूफ़ कह लें, या इसके ज़हन में ये कह लें कि वो जो अदनान के पेरेंट्स हैं वही मेरे पेरेंट्स हैं, तो कोई बात नहीं, वो मुझे छुड़वा लेंगे, लीव दिलवा देंगे। बिलाल साहब कोई साबका रिकॉर्ड पुलिस को इसका नहीं मिला? बहुत शुक्रिया आपका। ये सारी शाह साहब आपने सारी बात सुनी है, आपको इस बात का इल्म भी होगा। ये जो मासूमियत वाला एक दावा है और ये हमाकत होगी, बेवकूफ़ी होगी, अब वो कम अज़ कम उसकी 35-36 साल की उम्र लड़की की है, सीएसएस का अटेम्प्ट कर चुकी है, अगर वो पास हो जाती,
ऐन मुमकिन था यहाँ पे वो बैठी होती। खौफ नहीं आ रहा, मेरे बाल खड़े हो गए हैं ये सोच के, खुदा की कसम। बिल्कुल ठीक है। ये पुलिस क्या वाकई इन चीज़ों को हैंडल कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है, या इंसाफ नज़र आए क्या यहाँ तक पहुँचा सकती है बात को? कोई यहाँ तो नहीं नज़र आएगा कोई भी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी हीनियस क्राइम होता है तो उसमें मोर देन 80% लोग जो हैं वो क्रिमिनल्स यही कहते हैं कि हम मासूम हैं, गलती हो गई, शर्मिंदा हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऐसा नहीं है। वही क्रिमिनल्स जब जेल से बाहर आते हैं तो दोबारा वही करते हैं, रिपीट ऑफेंस करते हैं। सो मुझे लगता है कि ये इट्स अ स्टोरी ऑफ डीजनरेशन ऑफ सोशल बिहेवियर्स एंड फैमिलियल टाइज। इतना कॉन्फिडेंस मुजरिम में कभी देखते हैं आप? मैं समझता हूँ शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट खातून, एंड अपरेंटली शी डजंट। 3 आदमी सामने खड़े हैं और वो बेचारे लुच्चे से लग रहे हैं। बिल्कुल उनके पास पुलिस यूनिफॉर्म के पास भी वो उसको एक बेटी की तरह ट्रीट कर रहा है। ये मतलब इसमें हैंडल कैसे होगा, ये इंसाफ कैसे होगा? भाई अकेला मर गया 32 साल का, उसका कोई इंसाफ होगा इस माशरे में? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें अगर जो मुद्दई है कंप्लेनेंट, इफ ही टेक्स अ स्टैंड एंड रिमेन स्टक टू इट कॉन्स्टेंटली, तब तो इसकी कन्विक्शन हो जाएगी। लेकिन जैसे अभी हमारे जूनियर ऑफिसर बता रहे थे कि चूंकि कंपाउंडेबल है मर्डर, हमारे नेगोशिएट हो सकता है, किसास और दियत का कानून मौजूद है, हो सकती है, माफी हो सकती है। ऐसा होता है तो फिर मेरे ख्याल में शी कैन गो स्कॉट फ्री। अब इसमें चंद एक अमेंडमेंट्स आई, जैसे ऑनर किलिंग के मामले में आई कि उसमें मुद्दई जो है वो पुलिस बनती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम ऐसी कुछ सी लेजिस्लेशन की तरफ ऐसे केसेस में चलें तो तब पॉसिबल है कि हम कन्विक्शन को 100% इंश्योर कर सकें, और फिर किसी पे जिम्मेदारी भी हो। मैं आलिया को इसमें शामिल करता हूँ। आलिया बहन, आपने सारी बात सुनी, आपने खातून को भी देखा, तो अब मुझे नहीं लगता कि 8 मार्च के अंदर इस खातून को कोई रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। हो सकता है मिल भी जाए, वैसे मैं यहाँ भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये खातून इस माशरे की एक तस्वीर तो है ना, इसको ये कह के ना झटक दीजिएगा कि ये वन एंड द ओनली है। आपको भी पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये माशरा अब जहाँ ख़वातीन इतनी बहादुर है माशाअल्लाह ताला, तो आलिया बहन मैंने और आपने ही बीज बोया है ना। इतनी दुख भरी बात मुझसे ना कीजिएगा, अल्लाह मुझसे ऐसे बीज मैं कभी ना बोऊं, ऐसा दरख्त मैं कभी ना देखूं। दिल जो है ना टुकड़े टुकड़े हो रहा है मेरे, क्योंकि मेरे भी 2 भाई हैं और मुझे पता है भाई किसको कहते हैं। मुझे हैरत है इस खातून पे, जितनी ये कंपोज्ड हैं, इतनी लॉजिकल हो गई हैं, इतनी प्रॉपर बात कर रही हैं कि इनके इमोशंस तो कहीं है ही नहीं। अरे भाई के साथ कभी बैठकर खाना भी खाया होगा, भाई के साथ कभी घूमने भी गई होगी। भाई तो महाफिज होते हैं। ये कैसी औरत है जिसने अपने महाफिज को खत्म करवा दिया? एक नामहरम के पीछे इसने महरम को कत्ल करवा दिया। जी भाई, बहनें भी माएँ होती हैं। बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल। बहनों की दुआओं से भाई पनपते हैं और भाई महाफिज होते हैं, तो फिर कोई उनकी तरफ देख नहीं सकता। और माँ बाप के लिए तो मैं कहूंगी कि बेटी, हम कहते हैं रहमत होती है, ये कैसी रहमत है जो एक बेटे को नेमत को खा गई है। और मैं अगर मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत के लिए तो मुझे एक जुमला बताइए, मुझे बताइए कि एक कातिला बहन है, भाई मर गया, बाप ने उसको दफन किया होगा, बाप ने उसके गुस्ल में भी शमूलियत की होगी, उसको कफन भी दिया होगा, उसका जनाजा बड़ा बोझदार होगा, वो भी उठाया होगा। मुझे इस वक्त एपीएस याद आ गया, खुदा की कसम। मुझे बताइए कि वही बाप जो है वो घर से गर्म खाना और ताजे कपड़े भी ला के इसको दे रहा है। ये बाप कौन है और ये माँ कौन है? ये वही बात है जो मैं हमेशा कहती हूं कि मर्द औरत के तहफ्फुज़ के बगैर कुछ नहीं करती और औरत मर्द के लिए, दोनों मिलकर काम करते हैं। हमने जितने केसेस भी यहां डिस्कस किए बिलाल भाई, उसमें यही मंजर आम पे बात आ गई है कि दोनों शामिल होते हैं। और अगर जहां ये मोहब्बत की कहानियां, मैं तो थक गई सुन सुन के, ये कौन सी मोहब्बत है? आज की मोहब्बत में कहती हूं, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे मुझे रोना आया। ये मोहब्बत नहीं है। वो मोहब्बत जो नफरत और कत्ल को जन्म देती है वो मोहब्बत नहीं होती है। ये तो मुझे लगता है एक छलावा है। ये मोहब्बत एक छलावा है जो हमें धोखा दे रहा है। ये हर पल बदल रहा है, आता है छलावा और चला जाता है। और अगर मैं इसको ये समझूं कि मोहब्बत तो वो होती है जो जिंदगी भर हमें तोड़ती और जोड़ती रहती है। मोहब्बत पाने का नाम नहीं है, मोहब्बत तो देने का नाम है। जो हमारी यूथ इस मोहब्बत के धोखे में बाखुदा बिलाल भाई, ये मोहब्बत
मोहब्बत नहीं। मोहब्बत होती थी हमारे वक्त में, या आज भी शायद कोई करता होगा, कि सारी उम्र हम टूटते और जुड़ते रहते हैं, जिनसे मोहब्बत करते रहते हैं उनके खातिर अपनी जिंदगियां त्याग देते हैं। ये तो सिर्फ कोई और वजह है, या कोई कमर्शियल एक्टिविटी या कोई जिनसी तस्कीन। जाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूं। पहले कि अपने मेहमानों से पूछूंगा कि क्या वाकई हमारा कानून और हमारे अदारे जो हैं वो इतने प्रिपेयर्ड हैं कि वो इस तरह के क्राइम्स को अंडरस्टैंड भी कर सकें, क्योंकि मैं नहीं समझता बिल्कुल भी इस बात पे कि एक बाप उस बेटी को सुबह, शाम या दोपहर को खाना देने कैसे जाता होगा जो शक्ल देख के समझता है कि ये मेरे बेटे की कातिला है।